हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं टेंस के कुछ एक्सेप्शंस और रूल्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपने टेंसेस की पूरी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी जरूर जाके देखें। उसमें हमने पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस को कवर किया हुआ है। अगर आपको आते हैं तो ये आपको ये समझ में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो जो पहला रूल है वो है यूज ऑफ हिस्टोरिकल प्रेजेंट। इसमें आप देख सकते हैं सम टाइम एन इवेंट ऑफ पास्ट डिस्क्राइब यूजिंग प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ हिस्टोरिकल प्रेजेंट। कभी कभी जो पास्ट का इवेंट होता है वो प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस से डिस्क्राइब किया जाता है, उसे रूल ऑफ हिस्टोरिकल प्रेजेंट कहते हैं। इन सच सेंटेंस इफ द ऑप्शन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट इज गिवन देन चूज पास्ट इंडेफिनिट ओवर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और वो गिवन है और उसमें आपको ऑप्शन मिला हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन चूज कर लेना है। बट अगर पास्ट इंडेफिनिट को उसमें ऑप्शन गिवन नहीं है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट आप उसके अल्टरनेट पे चूज कर सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। ओनली व्हेन सच एन ऑप्शन इज नॉट गिवन। अगर कुछ पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन गिवन ना हो देन द रूल ऑफ हिस्टोरिकल प्रेजेंट इज अप्लाइड, तब ये रूल अप्लाइड होता है। दिस रूल इज कॉमनली अप्लाइड इन फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के टाइप में आ सकते हैं। और आ सकते हैं क्या, ये टेंस के एप्लीकेशंस हैं जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं आता डायरेक्ट कि ये भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, वो है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनते हैं, ये उनके एप्लीकेशन है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट पॉइंट है वो है यूज ऑफ हिस्टोरिकल प्रेजेंट इफ ऑप्शन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट इज नॉट गिवन। हिस्टोरिकल प्रेजेंट को हमें चूज करना है अगर पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन गिवन नहीं हो। वी कैन अप्लाई प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें उसमें अप्लाई करना है। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया डैश इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिपेंडेंस 1947 मतलब पास्ट का एग्जाम वो है सेंटेंस। तो इसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट फर्स्ट प्रीफरेंस पास्ट इंडेफिनिट को देनी है। तो पहला जो कॉलम है एग्जांपल्स का, अगर हमें ये गिवन होगा उसमें एग्जाम में, तो पहला ए है गोट, सेकंड है गोटन, थर्ड है गेट्स, डी है गेट। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब यूज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो गोट आंसर आ जाएगा। अगर आंसर व्हेन फर्स्ट ऑप्शन आर गिवन देन आंसर इज गोट। अगर आपको ऑप्शन सेकंड गिवन होता है, कॉलम सेकंड गिवन होता है, तो पहला ऑप्शन क्या है गेट, सेकंड क्या है गेट्स, सी क्या है हैड गोट, डी क्या है हैज गोट। तो इसमें तो पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन गिवन ही नहीं है। अब ये रूल अप्लाई होगा। तो आंसर व्हेन सेकंड ऑप्शन आर गिवन देन गेट्स। अगर पास्ट इंडेफिनिट गिवन नहीं है तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा। तो इंडिया सिंगुलर है तो गेट एस लगेगा, तो गेट्स। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। सचिन गेट्स, गेट्स के नीचे आपका डैश है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे बोला जाएगा कि इंप्रूवमेंट करो, सचिन गेट्स द भारत रत्न इन 2008। तो इस क्वेश्चन में आपको ओपन गिवन होगा कि अगर यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है तो इंप्रूवमेंट करो। अगर कोई चेंज नहीं है आपके हिसाब से ये क्वेश्चन राइट है तो नो चेंज पे टिक कर दो। मैं आपको आज डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन गिवन करने वाला हूँ जो आपको डायरेक्ट जैसे एग्जाम में आते हैं उसी फॉर्मेट में। तो जो ए एग्जाम्पल है वो है हैज गेट, बी एग्जाम्पल है हैड गोट, सी एग्जाम्पल है गेट और डी है नो चेंज। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आप नो चेंज पे लगा सकते हैं। पर यहाँ पे देखो, सचिन गेट्स भारत रत्न इन 2008 मतलब पास्ट का इवेंट है, तो पास्ट में क्या आता है, वर्ब भी पास्ट की आएगी। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पर वर्ब की सेकंड फॉर्म तो इसमें गिवन नहीं है तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलरेडी यूज्ड है तो इसमें नो चेंज, मतलब ये राइट है। आंसर व्हेन ऑप्शन फर्स्ट आर गिवन, अगर ये वाला ऑप्शन गिवन हो आपको तो नो चेंज इसका आंसर होने वाला है। अब मानते हैं अगर हमें ये वाले ऑप्शन गिवन है सेकंड वाले, तो गोट फर्स्ट ऑप्शन है, बी है गेट्स, सी है गोटन, डी है नो चेंज। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इवेंट है, तो पास्ट इंडेफिनिट की हमें इजीली यहाँ पे वो मिल गई। अब हम इसमें ये चेंज कर दें क्योंकि हमें प्रेफरेंस तो पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब को ही देनी है।
तो हम पास्ट इंडेफिनिट में गोट यूज कर देंगे। आंसर व्हेन ऑप्शन सेकंड आर गिवन देन आंसर इज गोट। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। जो नेक्स्ट रूल है वो है यूज ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर एग्रीमेंट। यूज ऑफ फ्यूचर एग्रीमेंट यूजुअली सेंटेंस विच इंडिकेट श्योर एक्शन इन फ्यूचर। अगर कोई सेंटेंस है जो इंडिकेट करता है कि श्योर एक्शन होने वाला है फ्यूचर में, इस मेड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसका मतलब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वो आता है। बट दीज आर सम सेंटेंस इन विच द ऑप्शन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट इज नॉट गिवन। आपके एग्जाम में कुछ सेंटेंस आते हैं जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का ऑप्शन ही गिवन नहीं होता, तो इन सच केस प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज्ड। उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज कर लेते हैं जब फ्यूचर इंडेफिनिट का ऑप्शन गिवन नहीं होता। इस रूल को हम रूल ऑफ फ्यूचर एग्रीमेंट बोलते हैं। इफ ऑप्शन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट गिवन है, अगर आपको मान लो कोई फिल इन द ब्लैंक्स है और उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का भी गिवन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन भी गिवन है, तो आपको प्रेफरेंस फ्यूचर इंडेफिनिट वाले को देनी है। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है ओनली व्हेन फ्यूचर इंडेफिनिट इज नॉट गिवन चूज प्रेजेंट नॉट पास्ट इंडेफिनिट। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट गिवन नहीं होगा तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। अब हम आते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल है फर्स्ट जो है वो है रवि डैश फ्रॉम द यूएसए नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, इससे क्या पता चलता है कि श्योर एक्शन है फ्यूचर का। अब इसमें अगर फ्यूचर का है तो हमें फ्यूचर की वर्ब ढूंढनी पड़ेगी। तो फ्यूचर की वर्ब क्या होती है फ्यूचर इंडेफिनिट में? विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मतलब विल रिटर्न आना है। अगर विल रिटर्न मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की लगाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ए है रिटर्न, बी है रिटर्न्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, सी है हैज रिटर्न और डी है विल रिटर्न। तो मैं अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की ये डी वाली मिल गई तो हम प्रेजेंट को क्यों ढूंढे? तो इसका आंसर सिंपली विल रिटर्न हो जाएगा। इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर आपको ये रूल आते होंगे तो आप इजीली इन्हें सोल्व कर देंगे, और अगर आपको नहीं रूल आते होंगे तो आप वहाँ पे लगाते रहना प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, आपके नहीं होंगे। अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। रवि डैश टू दिल्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। फ्यूचर का श्योर एक्शन है, तो इसमें फ्यूचर का एक्शन है तो फ्यूचर इंडेफिनिट यूज होगा। और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट इसमें गिवन नहीं होगा एग्जांपल, तो हम इसमें यूज कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ए गो, बी वेंट, गो की सेकंड फॉर्म, सी गोज, डी गोन, गोन थर्ड फॉर्म गो की। तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट की तो ऑप्शन गिवन नहीं है, तब हम इसमें ये वो रूल अप्लाई करेंगे। तो इसमें आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम ढूंढते हैं रवि सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईएस, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में गोज यूज होगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज होती है, तो आप मेरी टेंस वाली वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे रूल पे। इफ ए सेंटेंस स्टार्ट विद, अगर आपका कोई भी सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम से स्टार्ट होता है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। और अगर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम से स्टार्ट हुआ तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर इट इज अ टाइम देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी आपको सिंपली, अगर आपको ये रूल याद है तो आप ये एग्जांपल्स कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वो है इट इज टाइम ही डैश टू हिज होम। अब इस टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में आएगा और ये ऑप्शंस गिवन होंगे। तो इट इज टाइम, अगर आपको याद होगा इट इज टाइम, तो देख लो ये यहाँ पे आपको ये साइन दिख जाएगा, ये आइडेंटिटी इट इज टाइम मीनिंग, मतलब इससे आपको पता चल जाएगा कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है यहाँ पे। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढोगे यहाँ पे, रिटर्न फर्स्ट फॉर्म होती है, रिटर्न सेकंड फॉर्म होती है, बस ये बी वाला आंसर है। हैज रिटर्न भी नहीं आएगा, इज रिटर्निंग भी नहीं आएगा, तो बी इसमें आंसर आ जाएगा सिंपली। अगर आपको आता होगा तो आप इजीली कर दोगे, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। इट इज़ अ टाइम ही वेंट टू हिज होम। ये जो आपका डैश वाला है, वेंट के नीचे डैश हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा इंप्रूवमेंट का कि अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है तो ये बताइए क्या इंप्रूवमेंट होगी। और अगर आपके हिसाब से सही है तो इस पर नो इंप्रूवमेंट में टिक लगा दीजिए। अब इट इज़ अ टाइम, अगर जिसने पढ़ रखा होगा उसे पता होगा इट इज़ अ टाइम अगर किसी सेंटेंस में आता है तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, पर वेंट तो गो की सेकंड फॉर्म होती है, तो मतलब गलती तो है, डी तो नहीं होगा। अब हम ढूंढते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ए है गोज, बी है गो, सी है इज गोइंग, तो ही सिंगुलर है तो इसके लिए गोज आएगा, तो ए इसका आंसर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। इट इज डैश ही रिटर्न माई नोटबुक, ही रिटर्नड माई नोटबुक, रिटर्न की सेकंड फॉर्म इसमें यूज हो रही है। अब इसमें सेकंड फॉर्म यूज हो रही है तो आपको पता है कि अगर सेकंड फॉर्म यूज होगी तो इट इज टाइम आएगा या फिर इट इज हाई टाइम आएगा।
तो अर टाइम तो नहीं आएगा अगर सेकंड फॉर्म, अगर अर टाइम होता है यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती, तो ये नहीं आएगा। इट इज़ टाइम आएगा, इट इज़ टाइम ही रिटर्न, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो मतलब इट इज़ टाइम, तो इसमें टाइम आ जाएगा। अब हम आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे, वो है इट इज़ अ टाइम ही स्लैश रिटर्न माई नोटबुक स्लैश 2 days ago। 2 days ago मतलब पास्ट का इवेंट है, और पास्ट के इवेंट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो मतलब ना बी में दिक्कत है ना सी में दिक्कत है, दिक्कत है ए में, तो करेक्शन कहीं में होगी ए में, इनकरेक्ट ए है। ये आता है स्पोर्टिंग द एरर टाइप, आपसे पूछाएगा कि ए बी सी में से किस में प्रॉब्लम है, और एक डी ऑप्शन भी होगा, उसमें होगा नो एरर। अगर आपको सेंटेंस सही लग रहा है तो आप डी पे टिक कर दीजिए, और अगर इसमें कोई इनकरेक्ट है तो उस पर टिक करिए। तो इसमें ए इनकरेक्ट है। इट इज़ अ टाइम, इट इज़ अ टाइम के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अगर हम इसे राइट रखते हैं, यहाँ पे करेक्शन करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, तो हमेशा ये याद रखो कि फर्स्ट फॉर्म के साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एगो नहीं आता, क्योंकि पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है और थर्ड फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म तो यूज ही नहीं होती। तो अगर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो एगो से क्या सेंस आती है, पास्ट की, तो फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट या फ्यूचर की, ये है पास्ट का, तो इनको कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। तो एगो पास्ट, रिटर्न सेकंड फॉर्म पास्ट, तो इट इज टाइम कर देंगे हम यहाँ पे, इट इज टाइम ही रिटर्न माई नोटबुक 2 days ago, ये आपका करेक्ट हो सेंटेंस है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे। अगर यूज ऑफ साइमल्टेनियस मतलब सम टाइम सेवरल एक्शन आर परफॉर्म एट द सेम टाइम, बहुत सारे एक्शन एक समय पे होते हैं, विच कैन बी इंडिकेट बाय द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब। अगर एक ही समय पे बहुत सारे एक्शन हो रहे हैं तो उसे हम कैसे इंडिकेट करेंगे, मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ साइमल्टेनियस एक्शन। तो अगर एक टाइम में होते हैं तो वाइल यूज होगा, तो वाइल प्लस जो पहला वर्क हो रहा है, जो पहला एक्शन हो रहा है उसकी आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए मेन वर्ब की, और जो सेकंड एक्शन हो रहा है उसमें आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है और सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। वाइल आईएनजी फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूस में होती है, तो कॉन्टिन्यूस, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हमेशा कॉन्टिन्यूस में होती है, और फर्स्ट फॉर्म होती है इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनेट में। तो ये, और बी जो रूल है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म फर्स्ट पार्ट के लिए, प्लस वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेकंड एक्शन के लिए, कॉन्टिन्यूस फर्स्ट और सेकंड फॉर्म इंडेफिनेट में होती है, प्लस वाइल और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूस में होती है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर को सीखने का तरीका, सबसे इजी तरीका एग्जांपल से ही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व करो, उससे आप इजीली इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम में जाके उसे सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर सोचते हैं कि मैं इसे कर लूँगा, भाई वैसे नहीं होता। आप सीख तो इंग्लिश रहे हो, उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके करोगे तो आप यूज़ तो हिंदी कर रहे हो, वैसे नहीं हो पाएगी भाई इंग्लिश। इंग्लिश रूल से ही होती है। आप इसलिए नहीं, रूल को याद करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो, जितने आप मोस्टली क्वेश्चन कर सकते हो उतने करो, क्योंकि एग्जाम्पल और क्वेश्चन से ही आपको इंग्लिश ग्रामर इजीली आ सकती है। तो जो पहला एग्जाम्पल है स्पॉटिंग द एरर, तो मैंने आपको ऐसी फीलिंग मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसा फील हो कि आप जैसे एग्जाम में बैठे हो। तो मैंने इस बार जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो जैसे स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक, जैसे आपके एग्जाम। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है वाइल आई स्लैश टॉच, टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉच, ही वाज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड ऑन हिज सेल फोन, और डी है नो एरर। अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है तो आप डी पे टिक कर सकते हैं एग्जाम में, और अगर आपको लगता है किसी में गलती है तो आप उस पर टिक करें। तो अब हम देखते हैं वाइल। यहाँ पे देखो, अभी हमने रूल देखा था वाइल, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट एक्शन में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पे तो यही गलती पकड़ी गई, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, बस यहीं पे मिस्टेक है। बी, रिप्लेस टॉच विद वाज टीचिंग, क्योंकि सेकंड में वाज टॉकिंग है तो यहाँ पे वाज टीचिंग आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे, आई टॉच इंग्लिश, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाइल ही वाज राइटिंग एन एसे इन हिज नोटबुक, और डी है नो एरर। अगर आपको लगता है कि कोई गलती नहीं है तो डी पे टिक करें। वाइल आई टॉच इंग्लिश, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यूज हो सकती है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइल ही वाज राइटिंग, सेकंड एक्शन में आईएनजी फॉर्म यूज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन एसे इन हिज नोटबुक, तो इसमें नो एरर है, डी।
और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और अपने सजेशंस भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके सजेशंस हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हम उससे अपनी वीडियोस में सुधार करते हैं। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। वो है आई वॉज टीचिंग वाइल ही वॉज। आई वॉज टीचिंग फर्स्ट पार्ट में आईएनजी फॉर्म है, हो सकती है वाइल, तो सेकंड पार्ट में भी आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, तो टॉकिंग सिंपली बी आंसर। अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो काफ़ी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। आप इन्हें नोट करें और डेली रिवाइज करें, सिर्फ आप इन्हें याद भी मत करें। और सेंटेंस बनाए जितने बना सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व करें। आप बोलोगे तो मैं प्रैक्टिस सेट डाल दिया करूँगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो हम आते हैं सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अ पर्सन परफॉर्म मल्टीपल एक्शन एट द सेम टाइम, अप्लाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब ऑफ द सेम टेंस। अगर एक ही पर्सन एक टाइम में बहुत सारे काम कर रहा है तो एक कॉम्बिनेशन यूज होंगे। अगर पहले एक्शन में कंटिन्यूस है तो दूसरे में कंटिन्यूस वर्ब होगी। अगर पहले एक्शन में फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे एक्शन में फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर पहले एक्शन में सेकंड फॉर्म है तो दूसरे एक्शन में भी सेकंड फॉर्म होगी। अगर एक बंदा एक ही टाइम में एक से ज़्यादा काम कर रहा है तो भाई अगर उसमें ये काम कर रहा है लगातार तो ये भी कर रहा होगा, भाई एक ही टाइम में कर रहा है ना। अगर ये हो चुका तो ये भी हो चुका, तो ये कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस फॉर्म यूज होगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है पहले एक्शन में तो सेकंड एक्शन में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और अगर पहले एक्शन में सेकंड फॉर्म यूज हो रही है तो सेकंड एक्शन में भी सेकंड फॉर्म यूज होगी। अब हम समझते हैं इसे एग्जांपल के थ्रू। अब हम देखते हैं एग्जांपल। स्पोर्टिंग द एरर टाइप में मैंने पहला एग्जांपल दिया है, आई एम स्टैंडिंग स्लैश एंड टीच इन माई क्लासरूम राइट नाउ। आई एम स्टैंडिंग, ये आई एन जी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, तो एंड टीच ये तो फर्स्ट फॉर्म होगी। आई एम स्टैंडिंग, यहाँ पे तो आई एन जी फॉर्म यूज हो रही है। एंड टीच ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे भी आई एन जी फॉर्म यूज होगी, तो मतलब मिस्टेक यहीं पे है बी, रिप्लेस टीच विद टीचिंग, यहाँ पे भी टीचिंग आएगा। अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। आई डैश एंड डैश इन माई क्लासरूम इन माई क्लास एवरी डे। तो यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में आते हैं स्टैंड टॉच, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, ये सेकंड फॉर्म होगी, मतलब इनका तो कोई कॉम्बिनेशन बैठता ही नहीं है। स्टैंडिंग टीचिंग इनका कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। स्टैंड टीच इनका भी कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है, ये भी आईएनजी फॉर्म है। बट ये देखो आई डैश एंड डैश इन माई क्लास एवरी डे, मैंने अपनी टेंस वाली वीडियो में बता रखा है कि अगर हमारा कोई रूटीन है तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो आई स्टैंड एंड टीच इन माई क्लासरूम एवरी डे, तो इसका आंसर होगा सी। हम आते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे। स्पोर्टिंग द एरर टाइप एग्जांपल दे रखे हैं मैंने। आई स्टैंड एंड टॉच, टीच की सेकंड फॉर्म है, तो मतलब यहीं पे मिस्टेक है। येस्टरडे पास्ट की देखो, आई स्टैंड एंड टॉच येस्टरडे, और डी है नो एरर। तो अगर आपको कोई एरर नहीं लगती तो आप डी पे टिक करें, अगर आपको किसी में एरर लग गया तो आप उस पर टिक करें। येस्टरडे, इससे क्या सेंस आती है? पास्ट की सेंस आ रही है, ठीक है। आई और पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये भी सही है। आई स्टैंड, यहाँ पे दिक्कत है तो आप यहाँ पर भी से पास्ट सेकंड फॉर्म यूज करें। रिप्लेस स्टैंड विद स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड होती है क्योंकि। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें, जरूर पूछें। और जो सेकंड एग्जांपल है वो है आई एम स्टैंडिंग एंड आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। अब भाई यहाँ पे देखो, हूँ तो मैं ही काम करने वाला। अब आई एम स्टैंडिंग एंड आई एम टीचिंग, भाई आई एम दो बार क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे? तो इजीली एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो आई एम स्टैंडिंग इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो आई एम यूज हो गई। एंड आई एम टीचिंग, यहाँ पे आई एम नहीं यूज होगा, तो आंसर बी है, रिप्लेस आई एम स्टैंडिंग विद आई एम टीचिंग विद टीचिंग। सिर्फ यहाँ पे आई एम टीचिंग की जगह टीचिंग आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अगर काम व्हेन टू पर्सन्स वर्किंग ऑन सेम ऑब्जेक्ट, अगर दो बंदे एक सेम ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम क्या कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? यूज वर्ब या आईएनजी फॉर्म फॉर बोथ। हम दोनों एक्शंस के लिए वर्ब या आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे मेन वर्ब की। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। स्पोर्टिंग द एरर टाइप में एग्जांपल है, ही इज वॉचिंग अ मूवी एंड शी कुकड फूड फॉर हिम, मतलब वर्क तो इसके लिए हो रहा है ना, हिम ये टीवी देख रहा है, ये मूवी देख रहा है और इसके लिए कुक कर लिया है, तो वॉचिंग आईएनजी फॉर्म है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो कुकड सेकंड फॉर्म आ गई ना, तो प्रॉब्लम तो यहीं पे आ गई। अब यहाँ पे सी में मिस्टेक है, रिप्लेस कुकड विद वाज कुकिंग।
अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। द बॉयज प्लेड क्रिकेट, प्लेड यहीं पे दिक्कत आ गई भाई। एंड द, फिर भी हम पूरा पढ़ लेते हैं। एंड द गर्ल्स वर सिटिंग इन द सन, ऑब्जेक्ट तो सेम है ना, सन के नीचे, तो ये भी सन में ही खेल रहे हैं और ये भी सन में ही बैठी हैं। तो द बॉयज प्लेड क्रिकेट, प्लेड नहीं, यहाँ पे प्लेइंग आएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर सेम ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है तो दोनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। यहाँ पे तो आईएनजी फॉर्म है और सेम ऑब्जेक्ट पे भी काम हो रहा है, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे प्लेड जगह प्लेइंग आएगा। रिप्लेस प्लेड विद वर प्लेइंग, क्योंकि वर्ब पास्ट में है ना, तो यहाँ भी पास्ट आएगा। तो आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे। यू आर स्लैश आस्किंग क्वेश्चन एंड आई आंसर्ड इट इन द क्लासरूम। तो अगर ए में प्रॉब्लम है तो ए पे टिक करें, बी में है तो बी पे, और सी में है तो सी पे। तो आप बिना आंसर देखे पहले अपने आप को चेक करें एक बार, इससे आपका भी टेस्ट हो जाएगा, और फिर बाद में आंसर देखें, फिर अपनी गलतियों को देखें और फिर रिवाइज करें। अब हम देखते हैं। यू आर आस्किंग क्वेश्चन एंड आई आंसर्ड इट इन द क्लासरूम, मतलब काम भाई क्वेश्चन आस्किंग भी क्लासरूम में ही हो रहा है, आंसर भी क्लासरूम में ही हो रहा है, तो काम ऑब्जेक्ट तो सेम ही है ना, क्लासरूम सेम ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है, प्लेटफॉर्म तो सेम ही है। तो आस्किंग आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पे तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। आंसर्ड यहाँ पे दिक्कत आ गई भाई, सी में इनकरेक्ट है, सी में आपकी मिस्टेक है। रिप्लेस आंसर्ड विद एम आंसरिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अगर आपका सेंटेंस बाय द टाइम, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद बाय द टाइम, बाय दिस टाइम, देन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन इनडेफिनिट। अगर आपका सेंटेंस बाय द टाइम और बाय दिस टाइम से स्टार्ट होता है तो पहला हाफ सेंटेंस का इनडेफिनिट रहेगा और दूसरा हाफ परफेक्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं, मैंने इसका फॉर्मेट बनाया है बाय द टाइम और बाय दिस टाइम प्लस इनडेफिनिट प्लस परफेक्ट। तो अगर आपका, अब मैं बताता हूँ, जैसे मान लो भाई आपने कॉम्बिनेशन लगाया, अब पहला पार्ट तो है सेंटेंस का प्रेजेंट और दूसरा पार्ट आपको कैसे पता चलेगा आप कौन सा है, तो ये भी नोट कर लो आप। अगर फर्स्ट पार्ट आपके सेंटेंस का प्रेजेंट है तो दूसरा पार्ट फ्यूचर होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे आप नोट कर लो। अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो पूरी इंग्लिश में, तो अगर आप फर्स्ट पार्ट आपके सेंटेंस का प्रेजेंट है तो दूसरा फ्यूचर होगा, अगर फर्स्ट फ्यूचर है तो दूसरा प्रेजेंट होगा, अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट ही होगा। अब अगर आपका सेंटेंस टिल द टाइम, टिल दिस टाइम से स्टार्ट होता है, देन बोथ पार्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन इनडेफिनिट। अगर आपका सेंटेंस टिल द टाइम और टिल दिस टाइम से स्टार्ट होता है ना, तो आपके सेंटेंस के दोनों पार्ट इनडेफिनिट ही रहेंगे। तो मैंने इसका फॉर्मेट बना रखा है टिल द टाइम, टिल दिस टाइम प्लस पहला पार्ट इनडेफिनिट प्लस सेकंड पार्ट इनडेफिनिट, और ये सेम वही टेंस का कॉम्बिनेशन। पार्ट फर्स्ट अगर प्रेजेंट होगा तो दूसरा फ्यूचर होगा, पार्ट फर्स्ट अगर फ्यूचर होगा दूसरा प्रेजेंट होगा, पार्ट फर्स्ट अगर पास्ट होगा दूसरा पास्ट होगा। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स, क्योंकि आप मेरी बात को मान लो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप मोस्टली जितने एग्जांपल कर सकते हो उतने करो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने करो, क्योंकि एग्जांपल और क्वेश्चन ही इसका ईजीएस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। तो जो पहला एग्जांपल है मैंने स्पोर्टिंग द टाइप में दे रखे हैं। बाय द टाइम ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। बाय द टाइम मतलब बाय द टाइम, इसमें पहला पार्ट इनडेफिनिट होता है, दूसरा परफेक्ट होता है, आपको भी मैंने पीछे बताया। तो पहला पार्ट इनडेफिनिट है, पास्ट का इनडेफिनिट है ही रीच्ड, और सेकंड पार्ट अगर पहला पार्ट पास्ट है तो सेकंड पार्ट क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, तो सेकंड पार्ट होना चाहिए पास्ट का परफेक्ट, तो पास्ट का परफेक्ट है ये भी। पास्ट के परफेक्ट में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो लेफ्ट की थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट ही होती है, तो इसमें इसका डी होगा, नो एरर। और अगर आपको टेंस में प्रॉब्लम हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप उसके जरूर जाके देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। बाय द टाइम ही रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। बाय द टाइम पहला इंडेफिनिट होगा और दूसरा होगा परफेक्ट। अब अगर पहला पार्ट प्रेजेंट है तो दूसरा क्या होगा, फ्यूचर। अभी हमने पीछे देखा तो पहला प्रेजेंट है हाँ, और इंडेफिनिट भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, फर्स्ट फॉर्म एस और एस, और सेकंड पार्ट क्या होगा, परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट। तो फ्यूचर का परफेक्ट तो ये तो है नहीं भाई, तो यहाँ पे सी पे मिस्टेक है, रिप्लेस हैड विद विल हैव, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है।
अब हम आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे, टिल द टाइम ही कम्स हेयर कॉमा आई डैश टू माई होम। टिल द टाइम, इसमें तो भाई दोनों पार्ट इंडेफिनेट होंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा। ही कम्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट है भाई, यहाँ से पता चलता है। हेयर, देखो ये टेंस की एप्लीकेशन है सारी। देखो अगर आपको टेंस ही नहीं पता होगा भाई ये कौन सा पार्ट है, ये प्रेजेंट है पास्ट है, तो आप कैसे कर पाओगे। इसलिए टेंस भी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन यहीं से बनता है, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, क्वेश्चन आपके सारे यहीं से बनते हैं एग्जाम के लिए। बट इसके लिए वो जरूरी है और एग्जाम के लिए ये जरूरी है। आई डैश टू माई होम, तो प्रेजेंट है तो दूसरा फ्यूचर होगा, और टिल द टाइम है तो दोनों इंडेफिनेट ही होते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट में विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल गो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने बताया कि एक्सेप्शन ऑफ टेंस और रूल्स जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो जो इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट है मैं उसे अपनी सेकंड वीडियो में कवर करूँगा, जो कि कल आने वाली है, जो इससे नेक्स्ट डे आएगी। जिस डे वीडियो आएगी उससे नेक्स्ट डे मैं अपनी सेकंड वीडियो डाल दूंगा। तो आप कमेंट करें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट टॉपिक भी बताएं हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।